एपिसोड 14 पत्र डॉक्टर सिवार्ड से माननीय आर्थर होल्मवुड के नाम। 6 सितंबर। मेरे प्रिय आर्ट, आज की मेरी खबर अच्छी नहीं है। लूसी आज सुबह फिर कुछ कमजोर हो गई है। फिर भी एक अच्छी बात इससे निकली है। श्रीमती वेस्टेनरा स्वाभाविक रूप से लूसी को लेकर चिंतित थी और उन्होंने पेशेवर रूप से मुझसे सलाह ली। मैंने इस अवसर का लाभ उठाया और उन्हें बताया कि मेरे पुराने गुरु वैन हेल्सिंग, जो महान विशेषज्ञ हैं, मेरे पास ठहरने आ रहे हैं और मैं लूसी को उनकी देखरेख में अपनी देखरेख के साथ सौंप दूंगा। अब हम आ जा सकेंगे बिना उन्हें अधिक चिंता में डाले, क्योंकि उन्हें कोई भी झटका लगे तो इसका अर्थ होगा अचानक मृत्यु, और लूसी की कमजोर अवस्था में ये उसके लिए घातक हो सकता है। हम सब कठिनाइयों से घिरे हुए हैं मेरे प्रिय मित्र, लेकिन ईश्वर चाहे तो हम इन सब से सही सलामत निकल आएंगे। यदि आवश्यकता हुई तो मैं लिखूंगा, इसलिए यदि मेरी ओर से कोई समाचार न मिले तो ये समझना कि मैं केवल समाचार की प्रतीक्षा कर रहा हूं। शीघ्रता में, सदैव तुम्हारा, जॉन सिवार्ड। डॉक्टर सिवार्ड की डायरी। 7 सितंबर। जब हम लिवरपूल स्ट्रीट पर मिले तो वैन हेल्सिंग ने सबसे पहले मुझसे कहा, क्या तुमने हमारे युवा मित्र से, जो उसका प्रेमी है, कुछ कहा? नहीं, मैंने कहा, मैंने तुम्हें देखे बिना कुछ नहीं कहा, जैसा कि मैंने तार में लिखा था। मैंने उसे केवल एक पत्र लिखा कि आप आ रहे हैं, क्योंकि मिस वेस्टेनरा कुछ ठीक नहीं है और आवश्यकता होने पर मैं उसे सूचित करूंगा। ठीक है मेरे मित्र, उसने कहा, बिल्कुल ठीक। बेहतर है कि वो अभी न जाने, शायद वो कभी न जाने। मैं प्रार्थना करता हूं ऐसा ही हो, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ी तो वो सब कुछ जान जाएगा। और मेरे अच्छे मित्र जॉन, मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूं। तुम पागलों से व्यवहार करते हो। हर मनुष्य किसी न किसी रूप में पागल होता है, और जैसे तुम अपने पागलों से विवेकपूर्ण ढंग से व्यवहार करते हो, वैसे ही ईश्वर के पागलों से भी, अर्थात बाकी दुनिया से, व्यवहार करो। तुम अपने पागलों को ये नहीं बताते कि तुम क्या करते हो या क्यों करते हो। तुम उन्हें यह भी नहीं बताते कि तुम क्या सोचते हो। इसलिए तुम ज्ञान को उसकी जगह पर ही रखो, जहां वो ठहर सके, जहां वह अपने सामान को इकट्ठा कर सके और बढ़ सके। तुम और मैं अभी जो जानते हैं उसे यही रखेंगे। उसने मेरे हृदय और मेरे मस्तिष्क को छुआ और फिर स्वयं को भी उसी प्रकार छुआ। मेरे मन में इस समय कुछ विचार हैं, बाद में मैं तुम्हें उन्हें बताऊंगा। अभी क्यों नहीं? मैंने पूछा। इससे कुछ भला हो सकता है, हम किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। उसने मेरी ओर देखा और कहा, मेरे मित्र जॉन, जब मकई उगती है, यहां तक कि पकने से पहले, जब उसकी माता धरती का दूध उसमें होता है और सूर्य ने अभी उसे सुनहरा रंग नहीं दिया होता, तब किसान बाल को तोड़कर अपने खुरदरे हाथों के बीच रगड़ता है, हरी भूसी को उड़ा देता है और कहता है, देखो, ये अच्छा अनाज है, समय आने पर ये अच्छी फसल देगा। मैं उसका आशय नहीं समझ पाया और उसे बता दिया। उत्तर में उसने झुककर मेरा कान अपने हाथ में लिया और खेल खेल में खींचा, जैसा वो व्याख्यानों के समय किया करता था, और कहा, अच्छा किसान तभी ऐसा कहता है क्योंकि वो जानता है, उससे पहले नहीं। पर तुम ये नहीं देखते कि अच्छा किसान अपने बोए हुए अनाज को ये देखने के लिए खोदता है कि वो उगा या नहीं। वो काम बच्चों का है जो खेती का खेल खेलते हैं, न कि उनका जो इसे अपने जीवन का कार्य मानते हैं। अब समझे मित्र जॉन, मैंने अपना अनाज बो दिया है और प्रकृति का काम है उसे अंकुरित करना। यदि वो अंकुरित हो तो कुछ आशा है, और मैं तब तक प्रतीक्षा करता हूं जब तक बाल भरने न लगे। वो रुक गया क्योंकि उसने स्पष्टतः देख लिया था कि मैं समझ गया हूं। फिर वो गंभीर होकर आगे बोला, तुम हमेशा एक सावधान विद्यार्थी रहे हो और तुम्हारी केसबुक सदा दूसरों से अधिक भरी रहती थी, और मुझे विश्वास है कि वो अच्छी आदत तुमने छोड़ी नहीं होगी। याद रखो मेरे मित्र, ज्ञान स्मृति से अधिक शक्तिशाली होता है और हमें कमजोर पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
यदि तुमने वो अच्छी प्रथा न भी निभाई हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी प्रिय मिस का ये मामला ऐसा है जो, ध्यान रहे, मैं कहता हूं हो सकता है हमारे और दूसरों के लिए इतना रुचिकर सिद्ध हो कि बाकी सब उसके सामने फीके पड़ जाएं, जैसा तुम लोग कहते हो। इसलिए इसका अच्छा लेखा जोखा रखो। कुछ भी छोटा नहीं होता। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अपने संदेह और अनुमान भी दर्ज करो। आगे चलकर तुम्हें यह देखने में रुचि होगी कि तुम्हारे अनुमान कितने सही थे। हम असफलता से सीखते हैं, सफलता से नहीं। जब मैंने लूसी के लक्षणों का वर्णन किया, पहले जैसे ही परंतु कहीं अधिक तीव्र रूप में, तो वो बहुत गंभीर दिखे पर कुछ बोले नहीं। वो अपने साथ एक बैग लाए थे जिसमें अनेक उपकरण और औषधियां थी, हमारे हितकारी पेशे का भयावह सामान। जैसा कि उन्होंने एक बार अपने किसी व्याख्यान में उपचार कला के प्रोफेसर के उपकरणों के लिए कहा था। जब हमें भीतर ले जाया गया तो श्रीमती वेस्टेनरा हमसे मिली। वो चिंतित थी, पर उतनी नहीं जितनी मैंने अपेक्षा की थी। प्रकृति ने अपने किसी कृपालु क्षण में ये व्यवस्था की है कि मृत्यु के पास भी अपने भय का कुछ न कुछ प्रतिरोधक होता है। यहां जहां कोई भी आघात घातक सिद्ध हो सकता है, परिस्थितियां इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि किसी न किसी कारण से जो बातें व्यक्तिगत नहीं हैं, यहां तक कि उनकी उस बेटी में आया भयानक परिवर्तन, जिससे वो अत्यंत स्नेह करती है, उन तक मानो पहुंच ही नहीं पाती। ये कुछ वैसा ही है जैसे प्रकृति किसी बाहरी वस्तु के चारों ओर असंवेदनशील ऊतक का एक आवरण बना देती है, जो उस चीज को उस बुराई से बचा सके जो अन्यथा उसके संपर्क से उसे हानि पहुंचा सकती थी। यदि ये एक नियोजित स्वार्थ है, तो हमें किसी को स्वार्थ के दोष में दोषी ठहराने से पहले ठहर जाना चाहिए, क्योंकि उसके कारणों की जड़ें हमारी जानकारी से कहीं गहरी हो सकती हैं। मैंने आत्मिक रोग विज्ञान के इस चरण के अपने ज्ञान का उपयोग किया और नियम बना दिया कि उन्हें लूसी के पास उपस्थित नहीं रहना चाहिए और उसकी बीमारी के विषय में उतना ही सोचना चाहिए जितना बिल्कुल आवश्यक हो। उन्होंने तुरंत सहमति दे दी, इतनी सहजता से कि मैंने फिर से जीवन के लिए संघर्ष करती प्रकृति का हाथ देख लिया। वैन हेल्सिंग और मुझे लूसी के कमरे में ले जाया गया। यदि कल उसे देखकर मैं चकित हुआ था, तो आज देखकर मैं भयभीत हो गया। वो भयानक रूप से चाक जैसी फीकी थी। उसके होठों और मसूड़ों से भी लालिमा जैसे पूरी तरह चली गई थी और उसके चेहरे की हड्डियां उभर आई थी। उसकी सांस लेना देखना या सुनना कष्टदायक था। वैन हेल्सिंग का चेहरा संगमरमर की तरह कठोर हो गया और उनकी भौहें इतनी सिकुड़ गई कि नाक के ऊपर लगभग मिल गई। लूसी निश्चल पड़ी थी और बोलने की शक्ति भी नहीं लगती थी, इसलिए कुछ देर हम सब मौन रहे। फिर वैन हेल्सिंग ने मुझे संकेत किया और हम धीरे से कमरे से बाहर निकल गए। जैसे ही हमने दरवाजा बंद किया, वो तेजी से गलियारे में अगले खुले दरवाजे तक गए। फिर उन्होंने मुझे जल्दी से भीतर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। हे भगवान, उन्होंने कहा, यह भयानक है। समय नष्ट करने का अवसर नहीं है। हृदय की क्रिया को बनाए रखने के लिए उसके पास रक्त नहीं है। तुरंत रक्त चढ़ाना होगा। तुम या मैं आपसे छोटा और अधिक शक्तिशाली हूं। प्रोफेसर, ये मुझे ही करना चाहिए, तो तुरंत तैयार हो जाओ। मैं अपना बैग लेकर आता हूं। मैं तैयार हूं। मैं उनके साथ नीचे गया और जब हम जा रहे थे तो हॉल के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब हम हॉल में पहुंचे तो नौकरानी ने अभी अभी दरवाजा खोला था और आर्थर तेजी से भीतर आ रहा था। वो मेरे पास दौड़कर आया और धीमी, उत्सुक फुसफुसाहट में बोला, जैक, मैं बहुत चिंतित था। मैंने तुम्हारे पत्र की पंक्तियों के बीच पढ़ लिया था और अत्यंत व्याकुल था। पिताजी कुछ बेहतर थे, इसलिए मैं स्वयं देखने यहां चला आया। क्या वो सज्जन डॉ वैन हेल्सिंग है? आपके आने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, सर। जब प्रोफेसर की दृष्टि पहले उस पर पड़ी, तो ऐसे समय पर उसके हस्तक्षेप से वो क्षण भर के लिए अप्रसन्न हुए थे, पर अब जब उन्होंने उसके मजबूत शरीर
और उससे झलकती सशक्त युवावस्था को देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। बिना रुके उन्होंने उससे हाथ बढ़ाते हुए कहा, सर, आप समय पर आ गए हैं। आप हमारी प्रिय मिस के प्रेमी हैं। वो बहुत बुरी हालत में है, बहुत बहुत बुरी। नहीं मेरे बच्चे, इस तरह मत जाओ। क्योंकि वो अचानक पीला पड़ गया और लगभग बेहोश होकर एक कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हें उसकी सहायता करनी है। तुम किसी भी जीवित व्यक्ति से अधिक उसके लिए कर सकते हो, और तुम्हारा साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी सहायता है। मैं क्या कर सकता हूं? आर्थर ने भर्राई आवाज में पूछा। मुझे बताइए, और मैं करूंगा। मेरा जीवन उसका है, और मैं उसके लिए अपने शरीर की आखिरी बूंद रक्त भी दे दूंगा। प्रोफेसर के स्वभाव में प्रबल विनोद का पक्ष था, और पुराने परिचय से मैं उसके उत्तर में उसकी हल्की झलक पहचान सका। मेरे युवा महोदय, मैं इतना अधिक नहीं मांगता, आखिरी बूंद नहीं। मुझे क्या करना होगा? उसकी आंखों में ज्वाला थी, और उसके फैले हुए नथुने दृढ़ निश्चय से फड़क रहे थे। वैन हेल्सिंग ने उसके कंधे पर थपकी दी। आओ, उन्होंने कहा, तुम पुरुष हो, और हमें एक पुरुष ही चाहिए। तुम मुझसे बेहतर हो, मेरे मित्र जॉन से भी बेहतर। आर्थर कुछ चकित सा देखता रहा, और प्रोफेसर ने सौम्यता से समझाते हुए आगे कहा, युवती बहुत बीमार है, बहुत बीमार। उसे रक्त चाहिए, और रक्त उसे मिलना ही चाहिए, नहीं तो वो मर जाएगी। मेरे मित्र जॉन और मैंने परामर्श किया है, और हम वो करने जा रहे हैं जिसे हम रक्त संचारण कहते हैं। एक के भरे हुए शिराओं से उस रक्त को उन खाली शिराओं में स्थानांतरित करना जो उसके लिए व्याकुल है। जॉन अपना रक्त देने वाले थे, क्योंकि वह मुझसे अधिक युवा और शक्तिशाली है। यहां आर्थर ने मेरा हाथ पकड़कर मौन में कसकर दबाया। लेकिन अब जब तुम यहां हो, तुम हमसे अधिक उपयुक्त हो, चाहे बूढ़े हो या युवा, जो विचारों की दुनिया में बहुत श्रम करते हैं। हमारी नसें तुम्हारी जैसी शांत नहीं हैं, और हमारा रक्त तुम्हारे जितना उज्जवल नहीं। आर्थर उनकी ओर मुड़ा और बोला, यदि आप जानते कि मैं उसके लिए कितनी प्रसन्नता से मर सकता हूं, तो आप समझते। उसकी आवाज रुक सी गई। अच्छे लड़के, वैन हेल्सिंग ने कहा, अभी नहीं तो कुछ समय बाद तुम प्रसन्न होगे कि तुमने अपने प्रेम के लिए सब कुछ किया। अब आओ और मौन रहो। इससे पहले कि ये सब हो, तुम उसे एक बार चूम सकते हो, पर फिर तुम्हें जाना होगा, और मेरे संकेत पर ही जाना होगा। मैडम से एक शब्द भी मत कहना। तुम जानते हो उनकी अवस्था कैसी है। कोई आघात नहीं होना चाहिए, और इसका ज्ञान स्वयं एक आघात होगा। आओ। हम सब लूसी के कमरे में गए। निर्देशानुसार आर्थर बाहर ही रुका रहा। लूसी ने सिर घुमाकर हमारी ओर देखा, पर कुछ कहा नहीं। वो सो नहीं रही थी, पर इतनी कमजोर थी कि बोलने का प्रयास भी नहीं कर सकती थी। उसकी आंखें ही हमसे बोल रही थी। बस इतना ही। वैन हेल्सिंग ने अपने बैग से कुछ वस्तुएं निकाली और उन्हें एक छोटी मेज पर नजर से ओझल रख दिया। फिर उन्होंने एक नशीली औषधि तैयार की और बिस्तर के पास आकर प्रसन्न स्वर में बोले, अब छोटी मिस, ये रही तुम्हारी दवा। इसे अच्छे बच्चे की तरह पी लो। देखो, मैं तुम्हें उठाता हूं ताकि निगलना आसान हो। हां, उसने प्रयास किया और सफल रही। मुझे आश्चर्य हुआ कि दवा को असर करने में कितना समय लगा। वास्तव में इससे उसकी कमजोरी की सीमा स्पष्ट होती थी। समय अंतहीन सा लग रहा था, जब तक कि उसकी पलकों पर नींद की झिलमिलाहट नहीं दिखी। अंततः नशीली दवा ने अपना प्रभाव दिखाया और वो गहरी नींद में चली गई। जब प्रोफेसर संतुष्ट हो गए तो उन्होंने आर्थर को कमरे में बुलाया और अपना कोट उतारने को कहा। फिर जोड़ा, जब तक मैं मेज लाता हूं, तुम वो एक छोटा सा चुंबन ले सकते हो। मित्र जॉन, मेरी सहायता करो। इसलिए जब वो उसके ऊपर झुका, हम में से किसी ने नहीं देखा। वैन हेल्सिंग मेरी ओर मुड़े और बोले, वो इतना युवा और शक्तिशाली है, और उसका रक्त इतना शुद्ध है कि हमें उसे रेशा मुक्त करने की आवश्यकता नहीं। फिर तीव्रता से, पर पूर्ण विधिपूर्वक, वैन हेल्सिंग ने प्रक्रिया आरंभ की।
जैसे जैसे रक्त संचारण चलता गया, कुछ जीवन सा लूसी के गालों में लौटता प्रतीत हुआ, और आर्थर के बढ़ते पीलापन के बीच उसके चेहरे की प्रसन्नता मानो चमक उठी। कुछ देर बाद मैं चिंतित होने लगा, क्योंकि रक्त की हानि का प्रभाव आर्थर पर दिखने लगा था, वो जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। इससे मुझे अनुमान हुआ कि लूसी के शरीर ने कितना भयानक आघात सहा होगा, जो आर्थर को केवल आंशिक रूप से कमजोर कर रहा था, वही उसे केवल आंशिक रूप से ही पुनर्स्थापित कर पा रहा था। पर प्रोफेसर का चेहरा स्थिर था। वो हाथ में घड़ी लिए खड़े थे, और उनकी आंखें कभी रोगी पर, कभी आर्थर पर टिकी थी। मुझे अपने ही हृदय की धड़कन सुनाई दे रही थी। कुछ क्षण बाद उन्होंने धीमे स्वर में कहा, एक क्षण भी मत हिलो, अब पर्याप्त है, तुम उसकी देखभाल करो, मैं उसकी देखता हूं। जब सब समाप्त हो गया तो मैं देख सकता था कि आर्थर कितना दुर्बल हो गया था। मैंने घाव पर पट्टी बांधी और उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। तभी वैन हेल्सिंग बिना मुड़े बोले, मानो उस व्यक्ति की सिर के पीछे भी आंखें हों। मेरा विचार है कि इस बहादुर प्रेमी को एक और चुंबन मिलना चाहिए, जो उसे अभी मिलेगा। और जब उन्होंने अपना कार्य समाप्त कर लिया तो रोगी के सिर के नीचे तकिया ठीक करने लगे। ऐसा करते समय उसके गले में बंधी संकरी काली मखमली पट्टी, जिसे वो सदा पहने रहती थी और जिसमें वो पुराना हीरे का बक्सुआ जड़ा था जो उसके प्रेमी ने उसे दिया था, थोड़ा ऊपर खिसक गई और उसके गले पर एक लाल निशान दिखाई दिया। आर्थर ने उसे नहीं देखा, पर मैं वैन हेल्सिंग की गहरी खींची हुई सांस की फुफकार सुन सकता था, जो उनकी भावनाएं प्रकट करने का एक तरीका था। उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर मेरी ओर मुड़कर बोले, अब हमारे बहादुर युवा प्रेमी को नीचे ले जाओ, उसे पोर्ट वाइन दो और थोड़ी देर लिटा दो। फिर उसे घर जाना होगा और विश्राम करना होगा, बहुत सोना और अच्छा भोजन करना होगा, ताकि जो कुछ उसने अपने प्रेम के लिए दिया है उसकी पूर्ति हो सके। उसे यहां नहीं रहना चाहिए। एक क्षण ठहरो, मैं मान सकता हूं, महोदय, कि आप परिणाम को लेकर चिंतित हैं, तो इसे अपने साथ ले जाइए, ताकि हर दृष्टि से यह प्रक्रिया सफल हो। आपने इस बार उसका जीवन बचाया है, और अब आप निश्चिंत मन से घर जाकर विश्राम कर सकते हैं कि जो कुछ संभव था वो सब किया गया है। जब वो स्वस्थ हो जाएगी तो मैं उसे सब बता दूंगा। आपने जो किया है उसके कारण वो आपसे कम प्रेम नहीं करेगी। अलविदा। जब आर्थर चला गया तो मैं कमरे में लौट आया। लूसी शांतिपूर्वक सो रही थी, पर उसकी सांस अब अधिक सशक्त थी। मैं देख सकता था कि उसके वक्ष के उठने गिरने से चादर हिल रही थी। बिस्तर के पास वैन हेल्सिंग बैठे थे और उसे ध्यानपूर्वक देख रहे थे। मखमली पट्टी फिर से उस लाल निशान को ढके हुए थी। मैंने प्रोफेसर से फुसफुसाकर पूछा, उसके गले के उस निशान के बारे में आप क्या सोचते हैं? तुम क्या सोचते हो? मैंने अभी तक उसका परीक्षण नहीं किया है, मैंने उत्तर दिया, और वही उसी समय पट्टी ढीली कर दी। बाहरी जुगुलर शिरा के ठीक ऊपर दो छोटे से छिद्र थे, बड़े नहीं, पर स्वस्थ प्रतीत नहीं होते थे। किसी रोग का कोई चिन्ह नहीं था, पर किनारे सफेद और घिसे हुए से लग रहे थे, मानो किसी घर्षण से। तुरंत मेरे मन में आया कि ये घाव, या जो भी हो, रक्त की स्पष्ट हानि का कारण हो सकता है। पर जैसे ही ये विचार आया, मैंने उसे त्याग दिया, क्योंकि ऐसा होना संभव नहीं था। यदि इतना रक्त बहा होता कि उसका चेहरा रक्तहीन होकर ऐसा पीला पड़ गया था जैसा रक्त संचारण से पहले था, तो पूरा बिस्तर लाल रक्त से भीग गया होता। तो वैन हेल्सिंग ने कहा, तो मैंने कहा, मैं इससे कुछ समझ नहीं पा रहा। प्रोफेसर खड़े हो गए। मुझे आज रात एम्स्टर्डम लौटना होगा, उन्होंने कहा। वहां कुछ पुस्तकें और वस्तुएं हैं जिनकी मुझे आवश्यकता है। तुम्हें यहां पूरी रात रहना होगा, और तुम्हारी दृष्टि उससे एक क्षण भी नहीं हटनी चाहिए। क्या मैं किसी नर्स को बुलाऊं? मैंने पूछा। हम दोनों ही सबसे अच्छे नर्स हैं, तुम और मैं। तुम सारी रात पहरा दो। ध्यान रखो कि उसे अच्छा भोजन मिले और कोई भी बात उसे विचलित न करे।
तुम्हें पूरी रात नहीं सोना चाहिए। बाद में हम सो सकते हैं, तुम और मैं यथाशीघ्र लौट आऊंगा और तब हम आराम कर सकते हैं। आराम कर सकते हैं, मैंने कहा। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? देखेंगे, उन्होंने उत्तर दिया और शीघ्रता से बाहर चले गए। एक क्षण बाद वे लौटे, दरवाजे के भीतर सिर डालकर चेतावनी भरी उंगली उठाते हुए बोले, याद रखो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। यदि तुम उसे छोड़ दोगे और कोई अनिष्ट हुआ, तो फिर तुम कभी चैन से नहीं सो सकोगे। ये थी आज की कहानी। आगे की कहानी देखने के लिए जुड़े रहिए फ्यूचर लेंस के साथ।